नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं चक्रवात मिचोंग से, जो कि आंध्र प्रदेश के बापतला के तट से टकरा गया है, जिसकी वजह से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान को लेकर 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवात तूफान मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। तमिलनाडु में तूफान और बारिश से 8 लोगों की जान चली गई। ये तूफान अब आंध्र प्रदेश के बापतला तट से अंदर आ गया है। वहाँ के ताज़ा हालात की जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन। हम अभी बापटला से 50 किलोमीटर दूरी में हैं। बापटला वो जगह है जहां पे लैंडफॉल हुई थी। लैंडफॉल की प्रोसेस जो है वो 2:30 PM को शुरू हुई थी और 5 बजे तक ये लैंडफॉल की प्रोसेस हुई थी। और लेकिन लगातार बारिश जो है, हेवी टू वेरी हेवी रेन्स जो है वो 2-3 घंटे तक रहेगी और उसके बाद ही पता चलेगा हमको कि ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो इम्पैक्ट है या पोटेंशियल डैमेज जो कर रही होगी, इसका असेसमेंट उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अथॉरिटीज़ जो है वो ये बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत सारे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देख चुकी है। हर एक साल 4 या 5 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आती है और इसकी वजह से वो बहुत ही इक्विप्ड हैं ये हैंडल करने के लिए। और ये भी देखना पड़ेगा कि उसके बाद जो प्रॉपर्टी डैमेज होगी या असेसमेंट जो डैमेज की होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एनडीआरएफ टीम्स और एसडीआरएफ टीम्स हर एक तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में खड़े हैं और जो अपरूटिंग की ट्रीज हो रही हो या कोई इनकन्वीनियंस जो हो रही है ट्रैफिक की वजह से, ये सभी की जानकारी में है। और हेल्पलाइंस में जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनका भी हेल्पलाइन की कॉल्स आंसर कर रहे हैं। नेल्लोर और तिरुपति जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत भारी बारिश की वजह से बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है, बहुत स्ट्रैंडेड लाइव्स की जो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हो रही है। अब ये बारिश रुकने के बाद पता चलेगा कि यहाँ की डैमेज किस तरह की डैमेज हुई है। तमिलनाडु में आप देख चुके हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज और लॉस ऑफ लाइव्स हुई थी, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटीज़ बता रहे हैं कि मिनिमम डैमेज और मिनिमम लॉस ऑफ लाइव्स की जो तैयारियाँ हुई है। बहुत सारे जो किसान और फिशरमैन जो है जो लो लाइंग एरियाज में है उनकी भी शिफ्टिंग हो चुकी है रिलीफ कैंप्स में और साइक्लोन शेल्टर्स पे, जहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके उनकी मेडिकल हेल्थ चेकअप्स और ब्लैंकेट्स की व्यवस्था भी हो चुकी है। और बहुत सारे लोग जो है वो इंडोर्स रहेंगे और कल सुबह ये बारिश की जो रिसीडिंग होगी उसका भी जानकारी हमें मिल जाएगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रतिभा रामन, बापटला के पास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस आत्मचिंतन कर रही है, पर सवाल सिर्फ कांग्रेस के सामने नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के भी सामने है। वो विचार कर रहा है कि आखिर क्या करे और कांग्रेस क्या करे, क्योंकि 2024 के चुनावों को लेकर चुनौती और बड़ी हो गई है। हिंदी पट्टी के बीजेपी विरोधी दल बेचैन हैं। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। फिलहाल इसका एक नतीजा ये हुआ है कि 6 दिसंबर की बैठक टल गई है। इसके पहले ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार बैठक में न जाने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की एक वजह इंडिया ग्रुप की पार्टियों के बीच आपसी समन्वय की कमी रही। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस लीडरशिप ने सभी इंडिया ग्रुप की पार्टियों के साथ मिलकर एक साझा रणनीति बनाई होती तो शायद नतीजे बेहतर होते। ममता बनर्जी ने फिर कहा है कि अगर कांग्रेस ने सबकी बात सुनते हुए सीटों का तालमेल किया होता तो शायद नतीजे बेहतर होते। टीएमसी का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता। इंडिया गठबंधन के अंदर में जो भी विपक्ष के हमारे सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब तक वो लोग एक बैठकर एक बात पर सहमति नहीं आएगी तभी जनता उनके नाम पर मोहर लगा पाएगी। बीजेपी ने हमेशा की तरह तंज किया, कहा कि ममता बैठक से इसलिए बच रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि गठजोड़ का कोई भविष्य नहीं है। ममता बनर्जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन है
वो समझ चुकी है कि नेशनल लेवल पे मोदी जी के सामने सामना करने वाला कोई चेहरा इस अलायंस के पास है ही नहीं। तो इससे पहले मुंह काला हो जाए बाकी कांग्रेस के साथ जुड़े रहने से, तो आप पहले ही भाग लो। फिर भी इंडिया गठबंधन के लोग मानते हैं कि विपक्षी एकता और सीटों का बंटवारा सफलता के लिए जरूरी है। संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। भारत के विपक्ष के राजनीतिक दलों को बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक साथ आकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए इन दलों को अपने खुद के राजनीतिक इंटरेस्ट्स को शायद एक तरफ रखकर एक साथ मजबूती से लड़ना होगा। और पिछले कुछ दिनों की घटना ये साबित करते हैं कि ऐसे राजनीतिक अंक को ग्राउंड पर, जमीन पर उतारना और एक साथ आना, एक कंसेंसस के साथ, एक समझौते के साथ बहुत ही कठिन बन सकता है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए पहले से लग रहा था कि वो तेलंगाना के अगले सीएम बनने वाले हैं। अब ये पक्का हो गया है कि तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगा। आफ्टर कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट्स को देखने और वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया कि रेवंत रेड्डी जो हमारे पीसीसी चीफ हैं, वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री होंगे। परसों यानी 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। एआईसीसी के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार 64 नए कांग्रेस विधायकों से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके बाद ये फैसला आया। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश कर रहे उत्तर कुमार रेड्डी और बी विक्रमार्का भी उस वक्त मौजूद थे जब रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया। हम सब नेताओं को याद रखेंगे, ये एक टीम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। कांग्रेस एक टीम है। आला कांग्रेस नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनका कहना है कि पार्टी की ओर उनकी निष्ठा और वफादारी को भी देखा जाना चाहिए और पार्टी के लिए तसल्ली की बात यह है कि इनके बागी बनने का खतरा भी नहीं है। रेवंत रेड्डी ने 2017 में कांग्रेस का दामन थामा और 2021 में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष बन गए। उन्होंने केसीआर और बीआरएस पर जमकर हमले किए, जिनकी वजह से वो तेलंगाना में कांग्रेस का चेहरा बन पाए। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर गढ़चिरौली से, जहां नक्सलियों ने एक और आदिवासी की हत्या कर दी। बीते 20 दिनों में देखें तो मुखबिरी का आरोप लगाकर 4 आदिवासियों की हत्या की जा चुकी है। इस बीच खास बात यह है कि नक्सलियों ने बैनर लगाकर इजरायल और हमास युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन करने की अपील की है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। नक्सल पीड़ित जिले गढ़चिरौली में टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। 15 नवंबर से अब तक 4 आदिवासियों को नक्सली मौत के घाट उतार चुके हैं। अब तक दक्षिणी इलाकों में हत्या करने वाले नक्सलियों ने उत्तरी इलाके में भी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। 15 नवंबर को भामरागढ़ तहसील में दिनेश गावड़े की हत्या कर दी गई। उसके बाद 23 नवंबर को एटापल्ली तहसील में पुलिस पाटिल लालसू वेलदा को मार डाला। फिर 24 नवंबर को अहरी तहसील में रामजी आतराम की हत्या कर दी गई। नक्सलियों के हालिया शिकार बने हैं कोरची तहसील के आदिवासी चमरा मड़ावी। मृतक की बहन एमएमसी क्षेत्र के विस्तार प्लाटून 3 की माओवादी सदस्य है और डीवीएम की पत्नी है। मड़ावी के शव के पास से मिले पर्चे में कहा गया है कि वह पहले नक्सलियों के लिए काम करता था, लेकिन बाद में कई ठेकेदारों से नक्सलियों के नाम पर पैसा वसूल रहा था। नक्सलियों ने उस पर पुलिस मुखबिरी करने का आरोप भी लगाया है। गढ़चिरौली पुलिस के मुताबिक चमरा मड़ावी को पिछले साल बालाघाट मध्य प्रदेश में नक्सलियों को गोलियां सप्लाई करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और कुछ महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। गढ़चिरौली पुलिस तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए विशेष C60 कमांडो यूनिट की स्थापना करने वाले महाराष्ट्र के पूर्व डीजी केपी रघुवंशी के मुताबिक नक्सली जब भी कमजोर होते हैं, इसी तरह से लोगों की हत्या कर आम जनता में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये हर साल जो है ना नक्सल सप्ताह मनाते हैं, तो उस नक्सल सप्ताह में ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं और वो जो इनका पॉलिसी है कि डरा धमका करके लोगों को अपना काम उल्लू सीधा करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को डराना और डरा कर अपनी तरफ करना। हैरानी की बात है कि हर साल मनाए जाने वाले नक्सल सप्ताह में नक्सलियों ने इस बार अपने बैनर पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध में फिलिस्तीन को समर्थन करने की अपील भी की है। आदिवासी लोगों को, गढ़चिरौली के लोगों को क्या मालूम हमास क्या है और क्या मालूम फिलिस्तीन क्या है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा इशू लेकर के ये लोग आ रहे हैं और लोगों में अपना रिलेवेंस बताए रखने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में ये ऑलरेडी उसका फायदा उठा रहे थे। जहाँ पे भी कुछ इस तरह के दंगे होते थे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फुटप्रिंट इनका दिखेगा, लेकिन ये इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल स्तर पे जाके किसी चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की है ताकि इनको एक ग्रुप विशेष का समर्थन मिले और उसके बेसिस पे, उसके आधार पर ये समाज में और कहीं और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकें। एक तरफ सरकार विकास और पुनर्वासन की कई योजनाओं के जरिए आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ नक्सली आदिवासियों की टारगेट किलिंग कर आम जनता में दहशत फैला रहे हैं। ऐसे में नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में 9 दिसंबर को होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सभी की नज़र है। गढ़चिरौली से नरेश सहारे और मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाली मुंबई में अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी की ओर से जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। साइबर क्राइम के मामलों में दिख रही तेजी भी चिंता बढ़ा रही है। देखिए रिपोर्ट। कॉल समजलेला आहे, कॉलच्या ठिकाणी रवाना होतो। मुंबई की लड़कियां महफूज रहें, ये पक्का करती हैं मुंबई पुलिस की ऐसी निर्भया स्क्वाड टीम। शहर भर में 93 निर्भया टीम गश्त करके संवेदनशील इलाकों में पहुंचती है। ये महिलाओं के खिलाफ हर तरह के अपराध रोकने के लिए ट्रेंड और सक्षम हैं, लेकिन शहर में बदल रहा अपराधों का पैटर्न इन्हें भी कई बार चकमे में डाल देता है। बदलते हुए समय में जैसे मतलब अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे। साइबर क्राइम में जैसे मतलब हैरेसमेंट है, सेक्सुअली हैरेसमेंट है, कॉलिंग है, व्हाट्सएप कॉलिंग है और फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। उनसे कैसा है, लोग मतलब अनजान लोग बहुत कॉन्टैक्ट लिस्ट में आते हैं, फ्रेंड लिस्ट में आते हैं और उससे वो लोग नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते उनमें मतलब जान पहचान होती है और फिर वो एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं इन्फॉर्मेशन, डेटा, पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो और वही फ़ोटो लेके जो आदमी वो उसे ब्लैकमेल करता है, फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जान पहचान वाले ही 80% उनका ही काम रहता है। मोहल्ले में आमने सामने रहता है, पड़ोसी रहते हैं या मतलब चचेरे भाई है, चचेरे मामा है, दूर के रिश्तेदार है, उनके इसमें ही ज़्यादा क्राइम होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी से जारी डेटा मुंबई और महाराष्ट्र में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक बढ़ोतरी दिखा रहा है। महाराष्ट्र में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ औसतन 5 अपराध और बच्चों के खिलाफ 2 अपराध दर्ज किए गए। बाल शोषण के सबसे ज्यादा 20,762 मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए। इन मामलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तो वहीं बाल शोषण और उत्पीड़न के मामलों में दूसरे शहरों की तुलना में मुंबई दूसरे स्थान पर है। मुंबई में बच्चों के खिलाफ मामलों की कुल संख्या 2022 में 3,178 तक पहुंची, जबकि 2021 में 2,762 और 2020 में 2,248 थी। 2021 की तुलना में भारत में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है, तो महाराष्ट्र में 15% की बढ़ोतरी दिखी है। राज्य में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 45,331 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र इस अपराध में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। मुंबई में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में वृद्धि दिखी है। 2021 के 5,543 मामलों की तुलना में 2022 में कुल 6,176 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मामले पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता के तहत दर्ज किए गए थे, जो रिपोर्ट की गई घटनाओं का 32% था। अपहरण में महाराष्ट्र मुंबई दूसरे नंबर पर है, तो वहीं देश में साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा 24% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, तो मुंबई में साइबर क्राइम मामलों में करीब 60% बढ़त दिखी है। दंगों के मामले में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर पहुंचा है। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कुल 8,218 दंगों के मामले दर्ज हुए, जिनमें 9,558 लोग पीड़ित थे।
14,000 से अधिक घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही डॉक्टर नाइरीन दारूवाला बताती हैं कि युवा लड़कियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में हाल के दिनों में खूब तेजी दिखी है। पिछले थोड़े साल में हम ये भी देख रहे हैं कि केसेस यंग लड़कियों के केसेस साइबर क्राइम को लेकर बहुत बड़े हैं और इश्यूज ये आते हैं कि रिलेशनशिप में है और जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाता है तब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जबकि महाराष्ट्र में किशोरों के अपराधों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। साल 2021 में 4,554 की तुलना में 2022 में 4,406 मामले हुए। एक चिंताजनक पहलू ये है कि आईपीसी और स्पेशल एंड लोकल लॉज अपराधों के संबंध में पकड़े गए अधिकांश किशोर 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जो कि 79% मामलों से जुड़े हैं। खराब हवा के मामलों में कई बार दिल्ली को टक्कर देने वाली मुंबई अब अपराध के मामलों में भी राजधानी से रेस लगा रही है। संकेत अच्छे नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर राजस्थान से, जहां राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सुखदेव सिंह को संभलने का मौका भी नहीं दिया। उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने लिखा है कि सुखदेव सिंह उसके दुश्मनों से मिलकर काम कर रहे थे। और कोलकाता में शुरुआत हो चुकी है फिल्म फेस्टिवल की। मंच पर सलमान खान, ममता बनर्जी और तमाम हस्तियां थिरकती हुई नजर आई। दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अमेरिकी सरकार ने खारिज की है। ये खबर ब्लूमबर्ग में छपी तो अडानी समूह के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। मंगलवार को अडानी समूह के शेयर में 20% उछाल देखा गया। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 20% उछले। अडानी गैस के शेयर भी करीब 20% उछले। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 20% उछले, सर्किट लगा। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के शेयर 17% उछले, अपर सर्किट लगा। अडानी समूह का मार्केट कैप 13 लाख करोड़ के पार चला गया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने श्रीलंका पोर्ट में कंटेनर टर्मिनल के निर्माण की अडानी समूह की परियोजना में बड़े निवेश से पहले जांच की। अमेरिका ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच की और उन्हें खारिज कर दिया। अमेरिका ने यह जांच अडानी समूह में निवेश करने से पहले की। ये निवेश श्रीलंका में एक कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए किया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग से कहा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प ने पूरी जांच की है। हिंडनबर्ग के आरोपों से सरकार संतुष्ट नहीं है। डीएफएस ने माना है कि आरोप अडानी पोर्ट पर लागू नहीं होते और इसने श्रीलंका प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। अमेरिका ने श्रीलंका के कंटेनर टर्मिनल के लिए $553 मिलियन का निवेश किया है। ये किसी प्रोजेक्ट पर एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। अडानी समूह हिंडनबर्ग के आरोपों को बदनीयत और झूठा करार दे चुका है। हाल ही में हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी भी अडानी समूह को क्लीन चिट दे चुकी है। इस बीच अडानी ग्रीन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर खास जानकारी दी है। उसने $1.36 बिलियन का फॉलो ऑन लोन सील किया है। ये लोन कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग परियोजना है। ये लोन 8 इंटरनेशनल बैंकों के समूह ने दिया है। इससे गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनेगा, जहां 17 गीगावाट बिजली पैदा होगी। और ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। इसका आयोजन चंद्रभागा समुद्र तट पर हुआ। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का ये 13वां संस्करण है। इसमें देश दुनिया के कई बड़े कलाकारों ने हिस्सा लिया और रेत पर खूबसूरत कलाकृतियां उकेरी। और कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया। मंच पर सलमान खान और तमाम हस्तियां पहुंची और सभी एक साथ डांस करती हुई नजर आईं। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने एक्टर सलमान खान, अनिल कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, महेश भट्ट भी पहुंचे और मंच पर थिरकते हुए नजर आए। फिल्म फेस्टिवल 23 दिसंबर तक चलेगा। इस फिल्म फेस्टिवल में 39 देशों की कुल 219 फिल्में दिखाई जाएंगी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।